वेलकम टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। हमने अपनी पिछली वीडियो तक पढ़ लिया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कि वहाँ पर साई जो है वेव फंक्शन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और उसकी डेरिवेशन। और यहाँ तक हमने देख लिया था कि जो वेव फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है एक वेव की इक्वेशन को, यानी कि पूरी वेव बिहेवियर को। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे वेव फंक्शन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई, एक लेटर होता है त्रिशूल की तरह, उसको हम बोलते हैं साई। साई डिपेंड करता है पोजीशन और टाइम पर, इसलिए हम बोलेंगे जो साई है वो फंक्शन है पोजीशन एंड टाइम का। तो जो मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट है वो डी ब्रोगली ने इंट्रोड्यूस किया था और उसको सपोर्ट भी किया था श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन फाइंड आउट करी थी और उसका एक सॉल्यूशन निकाला था। उस सॉल्यूशन से ये पता चलता था कि जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। So far, the only information available is that the magnitude of wave function be large where the particle is located. अब एक बात नॉर्मली समझ में आ गई है वेव फंक्शन को पढ़ने के बाद कि वेव फंक्शन हमें इतनी बात बताता है कि जहाँ जहाँ पार्टिकल होगा वहाँ वेव फंक्शन साई का जो एम्पलीट्यूड है वो लार्ज होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पर पार्टिकल नहीं है, लोकेट नहीं किया जा सकता, उस जगह पर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो ये बात सिंपली समझ आ जाती है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि साई रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल अराउंड ए पोजिशन आर और टी। अब हमने पढ़ा था जो साई है वो फंक्शन है आर और टी का। तो आर पोजीशन टी टाइम पर जो भी पार्टिकल की पोजीशन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा? ये पूरा फंक्शन बताएगा। अब इसके बाद द फंडामेंटल पोस्टुलेट फॉर्मुलेटेड बाय मैक्स बोर्न। अब मैक्स बोर्न एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक पोस्टुलेट फॉर्मुलेट की थी कि जब भी हम साई और साई स्टार की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक क्वांटिटी या एक एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो होगा साई मोड स्क्वायर, और वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि उस मैटर की जो वेव है उससे एसोसिएटेड है, यानी कि जो मैटर वेव है वो किस पार्टिकल की है, उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कौन बताएगा? ये फंक्शन बताएगा साई मोड स्क्वायर। और वो किसके बराबर है? वो बराबर है साई स्टार साई के। यहाँ पर साई तो है वेव फंक्शन और साई स्टार है इसका कॉन्जुगेट। उसको भी हम अभी देखते हैं कैसे। तो अगर हम साई को रिप्रेजेंट करते हैं साई आर टी इज इक्वल टू साई एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड इसके कंपोनेंट हैं जो कि पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं ए प्लस आई बी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी। तो इस तरह जो साई स्टार होगा वो होगा एक्स वाई जेड टी, और उसको हम लिखेंगे इसका कॉन्जुगेट, वो होगा a माइनस आयोटा b। जैसा कि मैक्स बोर्न ने बताया था, साई और साई स्टार की अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाई a माइनस आयोटा b, और इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलती है p के बराबर। p यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है और इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी साई स्टार की कैलकुलेशन के बराबर, यानी कि साई एक्स वाई जेड टी मोड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ ए पार्टिकल, अगर हम कोई वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम लेट करते हैं डेल या डी टो कोई वॉल्यूम एलिमेंट है जो कि बराबर है डी एक्स डी वाई डी जेड के किसी भी पोजिशन एक्स वाई जेड पर, तो वहाँ पर उस वॉल्यूम के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी पार्टिकल के होने की, वो हम लिख सकते हैं पी डी टो से। तो साई एक्स वाई जेड टी साई स्टार एक्स वाई जेड टी डी टो, हमने यहाँ पर क्या किया? पी के साथ डी टो की मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? इसकी पूरी कैलकुलेशन है मोड साई एक्स वाई जेड टी स्क्वायर और डी टो सेम का सेम रह गया। ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि किसी भी पार्टिकल के किसी वॉल्यूम के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी, वो होगी पी डी टो। अगर हम यही प्रोबेबिलिटी
वन डायमेंशन में लिखें तो वो होगी p dx, dx यानी कि सिर्फ x डायरेक्शन में, तो जो साई होगा वो भी सिर्फ x डायरेक्शन में ही होगा, और t, और यहाँ पर डी टो की जगह पर dx। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कि किसी पार्टिकल की है, वो किसी स्मॉल डिस्टेंस dx पर मिलेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी x, यानी कि x पोजीशन पर dx डिस्टेंस के आसपास वो पार्टिकल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है p dx। ठीक है, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं यहाँ पर तो वो हमें क्या मिलता है, यहाँ स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर देखते हैं तो वो है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर हमने dx नहीं लिया है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा p dx, और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डेंसिटी हम लिख सकते हैं सिर्फ इसको साई एक्स टी स्क्वायर को। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हमने श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वो पढ़ रखी है, तो साई एक्स टी क्या होगा, साई ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, वो बराबर होता है साई ऑफ एक्स एक्सपोनेंश उसकी पावर नेगेटिव आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस, और यहाँ पर ई बाई एच क्रॉस की जो वैल्यू है वो होती है ओमेगा, तो उसको हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब इसी फंक्शन को मैं अगर इसके कॉन्जुगेट के रेस्पेक्ट में लिखूं तो साई कॉन्जुगेट एक्स टी साई स्टार एक्स ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा पार्टिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो पी डी एक्स इज इक्वल टू होगा साई एक्स टी, फिर इसका कॉन्जुगेट एक्स टी डी एक्स, डी एक्स यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन में होगा साई एक्स टी स्क्वायर डी एक्स। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ साई एक्स साई स्टार एक्स डी एक्स, ये भी इसके बराबर होगा साई एक्स मोड डी एक्स, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं टाइम को हटा देता हूँ तब भी ये रिलेशन काम करेगा, इसलिए ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इंडिपेंडेंट होगी टाइम के। तो यहाँ पर p डी टो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन डी टो वॉल्यूम, वो किसके बराबर होगा साई एक्स वाई जेड मोड का स्क्वायर डी टो, यानी कि इस डी टो वॉल्यूम के अंदर। अब दिस इक्वेशन शोज दैट, इक्वेशन है साई एक्स वाई जेड मोड का स्क्वायर डी टो, यह है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अभी हमने पढ़ी। ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट है टाइम के, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इंडिपेंडेंट होती है टाइम के। अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है ये प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल की जो कि डी टो वॉल्यूम में हमें मिलेगा किसी भी पोजीशन एक्स वाई जेड के आस या पास। तो अगर हमें ये पूरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है, यूनिटी होती है। तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी किसी पार्टिकल की किसी स्पेस के आसपास वो है या नहीं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1, क्योंकि किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो गई तो वो एग्जैक्ट या फुल वैल्यू है। तो अगर किसी पार्टिकल के किसी पोजीशन पर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर 1 हो गई तो इसका मतलब पार्टिकल वहीं रखा हुआ है, तो इस तरह हम उस पार्टिकल को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल साई एक्स वाई जेड स्क्वायर मोड डी टो इज इक्वल टू 1, ये होगी हमारी इक्वेशन। अब जो ये इंटीग्रल है ये स्पेस में एक्सटेंड होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जो इक्वेशन 1 हमने लिखी है ये वाली, ये है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन किसी भी वेव फंक्शन के लिए। अगर कोई भी वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो नॉर्मलाइज जो वेव फंक्शन होगा उसकी कंडीशन या फिर नॉर्मलाइजिंग कंडीशन क्या होगी, 1 डायमेंशन के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं साई एक्स वाई जेड, हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमने 1 डायमेंशन की बात करी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। साई वेव फंक्शन होता है जो कि किसी भी पार्टिकल के बारे में बताएगा, उसका बिहेवियर क्या है और वो कहाँ है। साई का हमने कॉन्जुगेट पढ़ा, क्योंकि जो साई है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसका कॉन्जुगेट होगा कुछ इस तरह।
फिर हमने पढ़ा कि साई, मैक्स बोर्न ने बताया अगर साई कॉन्जुगेट साई की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो कुछ इस तरह बनेगा, मोड बनेगा। और ये है प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है उसके होने या ना होने की। तो इसीलिए अगर हमने कोई वॉल्यूम लेनी है तो हम कुछ इस तरह निकालते हैं। तो उस वॉल्यूम के अंदर किसी पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी हम कुछ इस तरह निकाल लेते हैं। और टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हम इंटीग्रल कर देते हैं, और वो अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है या फुल है तो वो 1 के बराबर होगी, इसलिए 1। और यही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है किसी भी फंक्शन का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आने वाली वीडियो के लिए। थैंक यू।